हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। तो आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन इन जीएसटी अंडर सेक्शन 25 सेक्शन में बता रखा है कि प्रोसीजर क्या है रजिस्ट्रेशन करने का। तो आज की वीडियो में हम वो डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही आराम से डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी स्पेशली। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरी पहली इसकी वीडियो नहीं देखी रजिस्ट्रेशन की, तो पहले आपको वो जरूर देखनी है, क्योंकि उसमें आपको समझ में आएगा कि रजिस्ट्रेशन कब आपको लेना चाहिए। उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, ये जो सेक्शन नंबर 25 है, इसमें प्रोसीजर बता रखा है पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन कैसे लेना है आपने। तो सबसे पहले टाइम लिमिट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन जब आपको लेना होता है तो आपको एक एप्लीकेशन भेजनी पड़ती है। तो वो एप्लीकेशन भेजने की टाइम लिमिट क्या है, कब तक आपको भेजनी है। तो मैंने आपको बताया था सेक्शन नंबर 22 और सेक्शन नंबर 24, उसमें आप लाइबल होते हो रजिस्ट्रेशन के लिए, है ना। 24 में तो कंपलसरी होते हो। तो ये कह रखा है कि अगर आप सेक्शन नंबर 22 में आते हो या 24 में आते हो, उसमें जिस दिन आप लाइबल हो चुके हो रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन भेजनी है। ये लिखा है विद इन 30 डेज, ठीक है, फ्रॉम द डेट जिस दिन आप लाइबल हो चुके हो, फ्रॉम द डेट ऑफ विच इट बिकम्स योर लाइबल। तो जिस डेट से आप लाइबल हो गए हो रजिस्ट्रेशन के लिए, उस डेट से 30 दिन तक आपको रजिस्ट्रेशन भेजनी है। सपोज करते हैं आप अभी 1 अप्रैल 2022 को रजिस्ट्रेशन के लायक हो चुके हैं, आपकी टर्नओवर लिमिट 40 लाख से एक्सीड कर गई है। आप गुड्स बेचते थे, आपकी 40 लाख से एक्सीड कर गई है टर्नओवर लिमिट। तो जब आपकी 40 लाख से एक्सीड कर चुकी है 1 अप्रैल को, तो अब उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन लेनी है। कहने का मतलब 30 अप्रैल तक, इसके अगले 30 दिन तक कौन से बने, 30 अप्रैल। तो 30 दिन, अगले 30 दिन तक 30 अप्रैल तक आपको रजिस्ट्रेशन लेनी है। बात समझ में आ रही है। 30 दिन, तो एक आज आप लाइबल हुए तो उसके 30 दिन तक, मतलब 30 अप्रैल तक। लेकिन अगर आप एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन थे, तब क्या है पॉइंट, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होता है, मैं उसमें पहली वीडियो में एक्सप्लेन पहले ही कर चुका हूँ, एक बार दोबारा समझ लेते हैं। कि जैसे कि अगर आप एक कोई स्टेट से बिलोंग नहीं करते हो, बट आप स्टेट में आए हो और आप वहाँ पर आपने अपना काम शुरू कर दिया, आपने बिजनेस शुरू कर दिया, तो दैट इज़ कॉल्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। ये कोई एनआरआई भी कर सकता है, ये कोई हम नॉर्मल टैक्स पेयर भी कर सकता है। तो जिस स्टेट पे आप वो बंदा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, जब वो काम स्टार्ट करने वाला है उसके पहले विद इन 5 डेज प्रायर टू कमेंसमेंट, जिस दिन वो काम स्टार्ट करने वाला है, जिस स्टेट के अंदर आया है, उसके 5 दिन पहले आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देना है, ठीक है। अगर मैं काम स्टार्ट करना चाहता हूँ, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कह रहा है कि मैं काम स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं 10 मई 2022 को काम स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो भाई मुझे 5 मई तक रजिस्ट्रेशन ले लेनी है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मैं रजिस्ट्रेशन ले रहा हूँ 12 मई को, 10 मई को मैंने काम स्टार्ट करना है, तो गवर्नमेंट कह रही है पीछे विद इन 5 डेज़ को। और ये नहीं है कि मैं पीछे रजिस्ट्रेशन ले रहा हूँ, मतलब देखो जिस दिन पहले ले लोगे तो उतना बढ़िया है, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि विद इन 5 डेज प्रायर, ठीक है, पिछले 5 दिन पहले आपको रजिस्ट्रेशन लेना, अपना रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देना है, ठीक है। ये गवर्नमेंट कह रही है। तो विद इन 5 डेज प्रायर, तो अगर मुझे यहाँ पर सपोज करो मैं यहाँ पर काम स्टार्ट करने वाला हूँ 5 अप्रैल 2022 को, तो भाई मुझे 1 अप्रैल 2022 तक, ध्यान से मेरी बात समझना, 1 अप्रैल 2022 तक मुझे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देना है। ये नहीं है कि मैं 1 अप्रैल के बाद कर रहा हूँ, ठीक है, ये वो कह रही है। तो विद इन 5 डेज प्रायर टू कमेंसमेंट के
पीछे 5 दिन आपको जो मिले हैं उन 5 दिनों में आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देना, ये है इसका सिंपल सा मतलब। ठीक है, उन 5 दिन में आपको अप्लाई कर देना है, इससे पहले भी नहीं करना और इससे बाद भी नहीं करना, ये वो कह रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं। अब आगे एक पॉइंट है इसके अंदर कि अगर आपकी एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में आपकी कोई एस्टेब्लिशमेंट है, तो वो कह रहे हैं कि भाई देखो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जैसे आपके इलाकों में आपकी एस्टेब्लिशमेंट है तो उसके आपको अलग रजिस्ट्रेशन लेनी है, आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेनी है इसकी। ठीक है, इसकी आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेनी है। अगर आपकी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में आपकी कोई एस्टेब्लिशमेंट है उसकी सेपरेट लेनी है, और आपको कोई बिजनेस बाहर है किसी स्टेट में तो उसकी अलग लेनी है। ठीक है, या फिर एक ही स्टेट के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में आप ये अलग है और वैसे अलग है, तो आपको वो कह रहा है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तब भी आपको सेपरेट लेनी है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। और हो सकता है कि आप यूनियन जो आपका टेरिटोरियल वाटर है, हमारा टेरिटोरियल वाटर होता है ना, इंडिया का जो बॉर्डर है उसका वाटर्स होते हैं। अगर आप समुद्र के थ्रू बाहर सामान बेचते हो तो एक तो टेरिटोरियल वाटर है, तो आपको रजिस्ट्रेशन कहाँ लेनी है, देखो ध्यान से समझना। अगर आपको टेरिटोरियल वाटर है तो टेरिटोरियल वाटर के जो नियरेस्ट बेस पॉइंट है, ठीक है, ये बात ध्यान समझना, नियरेस्ट बेस पॉइंट, वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन लेनी है। क्या क्या मतलब इसका, जैसे कि आपकी सपोज करते हैं कोई पुडुचेरी है, पुडुचेरी क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है, तो यूनियन टेरिटरी के पास सपोज करते हो एक कोई समुद्र है और वहाँ पर आपका जो सामान है वो यहाँ से बाहर जाता है, यहाँ से बाहर जाता है, आपके हमारे पानी के थ्रू समुद्र के थ्रू बाहर जाता है किसी और कंट्री के अंदर, तो इसका मतलब आपको पुडुचेरी के अंदर ही रजिस्ट्रेशन ले लेनी है। यहाँ पर आपको ध्यान समझना है। अगर आपका कोई ऐसा काम है, ठीक है, तो आपका जो नियरेस्ट बेस पॉइंट होगा, नियरेस्ट बेस पॉइंट में जो अभी आपका यूनियन टेरिटरी चाहे आ रही हो चाहे कोई स्टेट आ रही हो, वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन ले लेना है। क्लियर हो गया यहाँ तक बात। कैजुअल टैक्स पर्सन इसको 5 डेज है तो 30 डेज है, इसका सेपरेट लेनी है, इसका नियरेस्ट बेस पॉइंट में लेनी है। ठीक है, भले ही आपका चाहे बिजनेस कहीं और भी हो लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन नियरेस्ट बेस पॉइंट पे ही लेनी है, इसको ध्यान से समझ लेना है। सेकेंड पॉइंट है वन और मोर रजिस्ट्रेशन इन द सेम स्टेट। बिल्कुल, क्या हम एक ही स्टेट में एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं? ले सकते हैं। अगर आपके कोई मल्टीपल बिजनेसेस है, अगर आपके बहुत सारे मल्टीपल बिजनेसेस है तो आप एक ही स्टेट के अंदर कई सारे रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके बिजनेस मल्टीपल है, बहुत सारे, आप कपड़ों का भी काम कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक का काम कर रहे हो, आप जूतों का भी काम कर रहे हो, आपके एक ही स्टेट के अंदर कई सारे बिजनेस खुले पड़े हैं, तो आप गवर्नमेंट कह रही है कि भाई उसका अलग लो, इसका अलग लो, इसका अलग लो, एक ही पैन नंबर से बहुत सारे रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। ठीक है, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, जब आपका अगर आप सेक्शन 22 और सेक्शन नंबर 24 में बिलोंग नहीं कर रहे हो, अगर आपको नहीं पता है सेक्शन नंबर 22 24 तो पहली वीडियो जरूर देखो इसकी जाके, ठीक है, उसमें आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। तो अगर आप इसमें बिलोंग नहीं कर रहे हो, इसका मतलब फिर आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। ये वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कब होती है? जब आप अभी लायबल नहीं हुए हो, आपकी कोई टर्नओवर लिमिट एक्सीड नहीं करी है या फिर आपकी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रही है, तो फिर आप खुद अप्लाई भी कर सकते हो, बिना लायबल हुए भी अप्लाई कर सकते हो रजिस्ट्रेशन के लिए। गवर्नमेंट मना नहीं कर रही है, तो गवर्नमेंट कह रही है आ जाओ, क्या दिक्कत है हमें, तो हमारा तो जीएसटी का एक नया बंदा मिल रहा है हमें तो, ठीक है ना, तो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं। पर्सन टू बी ट्रीटेड एज अ डिस्टिंक्ट पर्सन फॉर ईच रजिस्ट्रेशन। क्या मतलब है इसका? कि जब भी आप कोई एक ही पैन नंबर से अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले लोगे तो हर एक को एक अलग डिस्टिंक्ट एंटिटी माना जाएगा, हर एक को अलग अलग डिस्टिंक्ट एंटिटी माना जाएगा। क्या मतलब है इसका? सपोज करते हैं राहुल के 3 बिजनेस है, राहुल के 3 बिजनेस है, ठीक है, एक वो कपड़ों का काम करता है, नंबर 1, एक इलेक्ट्रॉनिक का काम करता है, नंबर 2, और एक शूज़ का काम करता है। तो अब गवर्नमेंट जो है उन तीनों को
एक डिस्टिंक्ट एंटिटी मान के देखेगी, अलग अलग एंटिटी मान के देखेगी कि ये एक अलग जीएसटी नंबर का बिजनेस है, ये एक अलग जीएसटी नंबर का, ये अलग है। हालांकि तीनों कनेक्ट है एक ही पैन से, क्योंकि बंदा एक ही है, बंदा तो एक ही है ना, वो तो एक ही पैन से जीएसटी नंबर अप्लाई करेगा। तो बेसिकली इन सभी को डिस्टिंक्ट पर्सन मान के चलेगी, एक ही नहीं मान के चलेगी, इसको डिस्टिंक्ट मान के चलेगी, ठीक है। हालांकि डिस्टिंक्ट पर्सन की कुछ चीज़ें भी होती है, होती एक ही है ये, पर डिस्टिंक्ट पर्सन अगर है हम उसको डिस्टिंक्ट पर्सन मान लेंगे, एक ही नहीं मानेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कर सकते, कहने का मतलब कि आप एक ही जीएसटी नंबर सबका ले लो, आपको अलग अलग लेना पड़ेगा। और अलग अलग फिर जब अलग अलग ले रहे हो तो आप अलग अलग डिस्टिंक्ट पर्सन बन जाओगे, ये अलग बनेंगे, ये अलग मानेंगे, ये अलग मानेंगे। तो हर एक से अलग अलग टैक्स भी कलेक्ट किया जाएगा। फिर ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कह रही है कि तीनों से एक ही टैक्स कलेक्ट कर लेंगे। फिर इसका मतलब यही है कि हम तीनों से अलग अलग पर्सन मानेंगे, तो अलग अलग फिर टर्नओवर लिमिट देखी जाएगी, अलग अलग टैक्स कलेक्ट किया जाएगा, अलग अलग आईटीसी, सब कुछ, ये सिस्टम अलग अलग होगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ डिफरेंट एस्टेब्लिशमेंट इन डिफरेंट स्टेट, यही चीज़ है। अगर आपकी भाई जैसे कि हमने पहले बात करी थी ना, एक स्टेट में आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हो अलग अलग, ऐसे ही अलग अलग स्टेट में भी आप अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। कि अगर आपका एक बिजनेस यूपी में है, एक महाराष्ट्र में है, ठीक है, एक तेलंगाना में है, तो गवर्नमेंट कह रही है कि भाई आपको फिर जब आपके डिफरेंट एस्टेब्लिशमेंट है हर एक स्टेट में, तो हर एक स्टेट का अलग अलग जीएसटी नंबर लो। हो सकता है कि आपकी ब्रांचेस हो अलग अलग, लिखा हो ना डिफरेंट एस्टेब्लिशमेंट, कि जरूरी नहीं है कि हो सकता है आपका बिजनेस ही हो, आपकी डिफरेंट एस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ भाई माल अलग बन रहा है, उस स्टेट में अलग बन रहा है, उस स्टेट में अलग है। तो बेसिकली आपको हर स्टेट का फिर अलग अलग जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, हर स्टेट के लिए अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा उनकी टर्नओवर लिमिट के हिसाब से। समझ रहे हो बात को? तो डिफरेंट स्टेट में भी आप जीएसटी नंबर आपको अलग अलग अप्लाई करना पड़ता है। पैन कंपलसरी होता है, बिकॉज जीएसटी का जो नंबर आपको मिलता है, जीएसटी जिसे बोलते हैं, वो बेसिकली पैन बेस होता है, उसमें पूरा का पूरा 10 तो डिजिट पैन की ही होती है। तो पैन बेस ही होता है पूरा का पूरा वो जीएसटी नंबर, 13 डिजिट का नंबर होता है ना वो। तो बेसिकली आपको पैन कंपलसरी होता है, अगर आप कोई भी अप्लाई करना चाहते हो जीएसटी में तो पैन कंपलसरी है। हाँ, अलग अगर आप टीडीएस कलेक्ट करते हो, ठीक है, तो वहाँ पर आपको टीडीएस एंड कलेक्शन नंबर, ठीक है, टैक्स डिडक्टेड एंड कलेक्शन नंबर भी आपको वो आपको मिल जाता है। और उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको, अगर आपको टीडीएस नंबर लेना है तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि पैन हो, उसमें पैन कंपलसरी नहीं होता, उसमें आपको आधार नंबर से भी काम चल जाता है। लेकिन अगर वैसे पैन नंबर बहुत ज़रूरी है। बात समझ रहे हो अच्छे से? एनआरई में प्रोवाइड अदर डॉक्यूमेंट इफ पैन इज नॉट अवेलेबल। अगर कोई एनआरआई है, सपोज करो कैजुअल टैक्स पर्सन है, एनआरआई है वो, और वो करना चाहता है काम, तो उसको पैन नहीं है उसके पास, वो क्या करेगा? तो उसको अलग अलग डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने पड़ेंगे। दिखाओ फिर अपने डॉक्यूमेंट अलग दिखाओ, वहाँ का कोई वोटर आईडी कार्ड दिखाओ, या वहाँ का कोई आपका पासपोर्ट दिखाओ, अपना कुछ तो दिखाओ ना, अपने वहाँ के डॉक्यूमेंट दिखाओ। फिर जो भी आपने वहाँ से, वहाँ पर आधार नहीं है, वहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट है, जो भी लीगल डॉक्यूमेंट है वो अलग अलग दिखाने पड़ेंगे एनआरआई को। 8वां पॉइंट है डीलर फेल्स टू गेट रजिस्ट्रेशन। अगर कोई डीलर रजिस्ट्रेशन नहीं लेता है, फेल हो जाता है, उस केस में फिर प्रिंसिपल ऑफिसर जैसा चाहे उसके ऊपर एक्शन ले सकता है। यही कह रखा है इन्होंने कि फिर उसके बाद जो प्रिंसिपल ऑफिसर होगा जीएसटी में, वो जैसा चाहे उसके ऊपर एक्शन ले सकता है। इसमें वो उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, उसके ऊपर पावर है, उस पर्सन को क्या करना है, कैसे उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन लगवानी है, उसके ऊपर बात है, ठीक है। वेरिफिकेशन, उसके बाद होती है फिर वेरिफिकेशन। अब आपने अप्लाई कर दिया, फिर क्या होगा? वेरिफिकेशन करी जाएगी, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब कुछ देखा जाएगा, ठीक है। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड बता दिया जाएगा कि भाई देखो इतने टाइम में आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम वेट करेंगे हम कि चलो अभी वेरिफिकेशन होगी तब हमें नंबर मिलेगा। फिर ये देखो अगला पॉइंट वही है ना, इन प्रिस्क्राइब टाइम, आपको प्रिस्क्राइब टाइम दे दिया जाएगा कि इतने टाइम में, सपोज करो 1 महीने में आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी और फिर आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन क्या होता है? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको। फॉर्मेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा जैसे ही आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट होती है।
जब मानेंगे प्रिंसिपल ऑफिसर कि हाँ इसमें कोई भी गलती नहीं है, तो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा और आप जीएसटी के पर्सन बन जाओगे और आप फिर काम स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये सारा का सारा प्रोसीजर समझ में आ गया होगा, सारा का सारा रजिस्ट्रेशन का। सेक्शन नंबर 25 में, सेक्शन नंबर 25 सब सेक्शन 1 से लेकर सब सेक्शन 12 तक मैंने आपको पूरा बताया है। इसके अलावा कोई पॉइंट नहीं है। तो सब सेक्शन 1 से लेकर सब सेक्शन 12 तक है पूरा पॉइंट। ठीक है, तो ये दिस इज द होल पॉइंट। आई होप क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अगर आपको पहली वीडियो देखी अभी थी तो पहले वीडियो जरूर देखना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक बाय बाय, थैंक यू सो मच।